स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। डेवलपमेंट यानी विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आप उसको कह सकते हैं, यानी वृद्धि एवं विकास। 4 से 5 नंबर जो है इसके अंदर आते हैं, क्योंकि जो सीटेट का सिलेबस है उसके शुरू के 3 टॉपिक, सीटेट छोड़ दीजिए, आप किसी भी पेपर में बैठ जाइए जहां पे टीचिंग में पेडागोजी आती हो, वहां ये टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अच्छे सवाल होंगे, वो रेगुलर सवाल नहीं होंगे, नए। तो डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे सवाल होंगे, नए सवाल होंगे, कई सवाल आपको मुश्किल लगेंगे। आपकी तैयारी अच्छी है कैसी है वो सब आपको यहाँ पे पता लगेगा, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी और कई बातें नई जानने को मिलेंगी। जैसे जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं और फ्रेटर्नल ट्विंस हैं, उनकी हेरिडिटी में क्या कॉमन होता है। तो ये कई लोग कहेंगे नहीं जी 100% जेनेटिक्स कॉमन होते हैं, बट आईक्यू में क्या कितना डिफरेंस होता है। ये सब बहुत महीन बातें हैं जो आपको जानने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 1, कितने लोग जवाब दे रहे हैं? सेकेंड ऑप्शन 79% लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग synthesizes the most complete and accurate definition of the process of human development? मानवीय विकास की सबसे सटीक परिभाषा किस एक ऑप्शन में संश्लेषित की गई है, यानी सिंथेसाइज की गई है? देखिए, डेवलपमेंट में 3-4 टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, मैचुरेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। तो ये क्वेश्चंस आपका कंप्लीट 4 से 5 नंबर किसी भी पेपर में अगर आप बैठ रहे हैं, इंक्लूडिंग सीटेट, चाहे वो D+B क्यों ना हो, जहां भी पेडागोजी आती है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये आपको लगेगा कि ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया है। आज आपसे जब क्वेश्चन नहीं निकलेंगे तो आपको समझ आएगा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की कहीं ना कहीं कमी थी आज से पहले। चलिए देखें, 90% लोग कह रहे हैं सेकेंड ऑप्शन। चलिए चेक करते हैं कि बेसिक सा सवाल है पहला, एकदम ट्रायल बॉल जैसा, कि सटीक परिभाषा डेवलपमेंट की यानी विकास की कौन सी है? पहला ऑप्शन है, डेवलपमेंट इज अ सिंपल। देखिए, कोई भी प्रक्रिया सिंपल नहीं हो सकती, चाहे वो प्रेम की हो, अलगाव की हो, डेवलपमेंट की हो, लर्निंग की हो, मैचुरेशन की हो, चाहे वो सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन की हो। दुनिया में अगर किसी भी चीज का नाम प्रोसेस है यानी प्रक्रिया है, किसी भी टर्म के आगे प्रोसेस लिखा हुआ है, तो प्रक्रियाएं कभी भी साधारण नहीं होती, सिंपल नहीं होती, सरल नहीं होती। दे आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, यानी जटिल होती हैं। आज बात हुई कल नहीं होगी, परसों फिर लगेगा चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है। समझ रहे हो बात को? तो ब्रेकअप, पैचअप, कुछ भी, कोई भी प्रोसेस है, चाहे वो लर्निंग की हो, सीखने की हो, डेवलपमेंट की हो, सोशलाइजेशन की हो, मैचुरेशन की हो, हर प्रक्रिया जटिल होती है, सिंपल नहीं होती। तो ये वर्ड जहां आ जाएगा कि विकास शारीरिक ऊंचाई और जैविक वजन का एक सरल मात्रात्मक जोड़ है। डेवलपमेंट एक सिंपल प्रोसेस नहीं हो सकता, पहली बात ये अपने आप में नेगेटिव टर्म है। क्वांटिटेटिव एडिशन ऑफ फिजिकल हाइट एंड बायोलॉजिकल वेट, नहीं भाई, विकास 4 प्रकार का है मुख्य, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। तो ऐसा नहीं है सिर्फ ऊंचाई से संबंधित है या सिर्फ शारीरिक विकास की बात हो रही है इस ऑप्शन में, हमें ऐसा समझ में आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव, रिलेटिवली परमानेंट एंड क्वालिटेटिव सीरीज ऑफ चेंजेस that occurs through the continuous interaction of maturation, learning and environmental experience। ये एक संपूर्ण परिभाषा लग रही है कि एक जगह पे संश्लेषित की गई है या सिंथेसाइज की गई है कि विकास परिवर्तनों की एक प्रगतिशील, यानी पॉप बोलते हैं हम, प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और क्या है, प्रिडिक्टेबल चेंजेस, जिनका अनुमान लगाया जा सके। तो विकास परिवर्तनों की एक प्रगतिशील, अपेक्षाकृत स्थायी और गुणात्मक, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है विकास। एक चूज करना पड़े तो आप कहेंगे क्वालिटेटिव है, यानी विकास में कुछ पहलू ऐसे हैं जिनको आप मात्रा में नहीं माप सकते। आपकी समझ कितनी बढ़ी, आप ये नहीं कहेंगे 250 ग्राम बढ़ गई कल से, तो आप मात्रा में नहीं क्वालिटी में चेंज देखेंगे कि भाई आप पहले से बेहतर डिसीजन लेने लग गए, तो आपका संज्ञानात्मक विकास यानी आपका दिमाग का विकास बेहतर हुआ है। ये मात्रा में जरूरी नहीं आप माप पाए। आईक्यू एक तरीका है, बट वो संपूर्ण तरीका नहीं है, एकमात्र तरीका नहीं है कि जिससे पूरी तरह से आपकी समझ का जो भी आकलन है वो किया जा सके। कई लोग तो उसको डिनाई भी करते हैं। तो अधिगम और पर्यावरणीय अनुभव की निरंतर अंतःक्रिया के माध्यम से होती है। ये बात एकदम सही है कि प्रगतिशील, अपेक्षाकृत स्थायी, यानी रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस हैं। ऐसा तो नहीं होगा आज आपकी हाइट 5 फीट है, कल 4 हो जाएगी। स्थायी है ना, स्टेबल परिवर्तन है आपके अंदर, बात तो सही है। आज आप जवान हैं, कल बच्चे बन जाएंगे, हरकतों से बन सकते हैं, एक्चुअल में आपकी बॉडी बच्ची जैसी नहीं बनेगी। तो ये क्या है? रिलेटिवली परमानेंट है और इरिवर्सिबल है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस चेंजेस होते रहते हैं, मैचुरेशन, लर्निंग एंड एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस, ये इंटरेक्ट करते रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, डेवलपमेंट इज एन अनप्रिडिक्टेबल, नहीं भाई आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये पॉप जो लिखा था अभी, इसका यही मतलब था। ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विकास की, 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिसको हम शॉर्टकट में याद रखते हैं, POP, पॉप, यानी प्रोग्रेसिव चेंजेस, यानी बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन। वो नहीं जो बीमारी से आपको खांसी हो गई, वो डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है। बुखार हो गया,
हाथ पे स्वेलिंग आ गई तो वो प्रोग्रेसिव चेंज नहीं है, बेहतरी के लिए होने वाला परिवर्तन नहीं है। तो प्रगतिशील चेंजेस यानी प्रोग्रेसिव चेंजेस ऑर्डर लिए क्रम में होते हैं। ऐसा नहीं है रात को सोए थे 4 फीट के, सुबह 6 फीट के हो गए, अचानक से परिवर्तन हो गया। अचानक से रैंडम परिवर्तन नहीं है, ये ऑर्डर में, क्रम में होगा भाई, धीरे धीरे हाइट बढ़ेगी, है ना। और क्या है, प्रिडिक्टेबल चेंजेस, यानी जिनका अनुमान लगा सकते हो। आपको पता है बच्चा चलना सीखने से पहले बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। क्या दुनिया में कोई ऐसा बच्चा है जो पहले दौड़ना सीख गया हो बाद में खड़े होना सीखा हो? नहीं। तो ये प्रिडिक्टेबल यानी अनुमान लगाया जा सकता है इन परिवर्तनों का या चेंजेस का, विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। डेवलपमेंट की प्रोसेस प्रिडिक्टेबल है। वो कहा जाता है ना कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, प्रिडिक्ट कर सकते हो आप बच्चे की आज की दशा देखते हुए कि किस तरफ जाएगा। अब ये 100% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा, कुछ हद तक प्रिडिक्ट किया जा सकता है, समझ रहे हो। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। ये कह रहे हैं कि जी अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल हो ही नहीं सकती विकास की प्रक्रिया, डिसकंटिन्यूअस है। नॉर्मल केस में हम कॉन्टिन्यूअस मानते हैं जब तक पियाजे का जिक्र ना आए। डेवलपमेंट इज अ कंप्लीटली रिवर्सिबल लीनियर प्रोग्रेस, स्पाइरल होता है, पहली बात तो ध्यान रखेंगे, आगे पीछे चलता है, लीनियर होता है, सीधी रेखा में। तो आपने वो मूवीज में देखा होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ 2 चीजों की, इससे आपके कई कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सिर्फ सवाल नहीं करना है हमें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी चाहिए साथ साथ, तो पेशेंस के साथ समझेंगे चीजें। देखिए, एक तरफ है लीनियर, यानी डेवलपमेंट को जब आप लीनियर मान रहे हैं, और एक तरफ होती है स्पाइरल प्रोसेस। तो चाहे वो लर्निंग हो, चाहे अगेन वो डेवलपमेंट हो, लीनियर नहीं होगा, रेखीय नहीं होगा। रेखीय का मतलब है कि हर दिन स्ट्रेट लाइन में आपका डेवलपमेंट हो रहा है। कल भी 2% हुआ था, आज भी 2% सीखा, परसों भी 2% सीखेंगे, नहीं। कभी आप एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हैं, पूरा 1 घंटा उसी में लगा देते हैं। किसी दिन होता है कि आप 4 चीजें एक साथ सीख जाते हैं। एक क्वेश्चन पे अटकते हैं, 15 मिनट उस पर अटके रहते हैं, बाकी 15 मिनट में 15 और सवाल सॉल्व कर लेते हैं। तो ये स्पाइरल है, आगे पीछे चलता है। ये आपने मूवीज में देखा होगा, ये जो चार्ट बनता है कि कोई व्यक्ति अगर दुनिया से चला जाता है तो ये स्ट्रेट लाइन नजर आती है, और अगर जीवित है तो उसकी हार्ट बीट ऐसी चलती है, आगे पीछे। तो ये आगे पीछे जो है डेवलपमेंट की प्रोसेस है कि एक स्टेज में आप आगे बढ़ते हो, आपकी हाइट बढ़ती है, दूसरी स्टेज में हाइट नहीं बढ़ रही होती। जैसे 6 से 12 वर्ष में देखोगे बहुत तेजी से हाइट नहीं बढ़ती हुई नजर आएगी बच्चे की, लेकिन उसमें मजबूती आती हुई नजर आएगी। एक स्टेज में आप आगे बढ़ते हो, दांत आते हैं दूध के, फिर आप पीछे जाते हो, गिरने लगते हैं ये दूध के दांत, फिर आप आगे आओगे, पक्के दांत आएंगे। तो आगे पीछे बैक एंड फोर्थ ये प्रोसेस चलती रहती है। स्पाइरल प्रोसेस है, रेखीय प्रोसेस नहीं है। स्पाइरल मतलब वर्तुलाकार बोलते हैं इसको। तो चाहे वो लर्निंग की प्रोसेस हो, चाहे वो डेवलपमेंट की प्रोसेस हो, ये सब स्पाइरल प्रोसेसेस हैं, ना कि लीनियर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो फिर डेड हो जाएंगे आप, ऐसे ध्यान रखिएगा। जैसे आप मूवीज में देखते हैं कि बीप वाली आवाज आती है, स्ट्रेट लाइन हो गया यानी विकास खत्म, फिर तो कोई विकास नहीं हो रहा, कोई लर्निंग नहीं हो रही। लर्निंग हमेशा स्पाइरल होगी, या डेवलपमेंट हमेशा स्पाइरल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, ना कि स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन तो बचते ही नहीं है, सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पे एकमात्र तरीके से सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, 2 ऑप्शन मैंने आपको 2 वर्ड से एलिमिनेट करके बता दिए कि एक जगह पे लिखा हुआ था कि सिंपल, तो प्रोसेस सिंपल नहीं होती, हट गई। दूसरी जगह लिखा हुआ था अनप्रिडिक्टेबल है, तो वो भी हट गया ऑप्शन। ठीक है, तो कई बार आप सिंपल वर्ड से एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन को हटा सकते हो, जिससे समय बच जाएगा आपका पेपर में। हो सकता है कि 4 ऑप्शन आपको ना पता हो, यहाँ तो हम 4 ऑप्शन इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। ठीक है, तो अभी आप फटाफट से जवाब देंगे और बताएंगे कि सेकंड क्वेश्चन में क्या सही है। बताइए, सेकंड क्वेश्चन में, ये आसान क्वेश्चन है कंपैरेटिवली, पहले वाला क्वेश्चन लेंथी था। देखिएगा, ये क्या कहता है, अ टॉडलर इज एबल टू होल्ड हर हेड अपराइट, यानी बच्चा अपने सर को सीधे संभाल पा रहा है या संभाल पा रही है, बिफोर शी इज बायोलॉजिकली केपेबल ऑफ सिटिंग अप और वॉकिंग, यानी बच्ची है जो अपने सर को कैसे संभाल पा रही है, स्ट्रेट, है ना, चलना और बैठना सीखने से पहले। दिस डेवलपमेंटल सीक्वेंस इज गवर्न्ड बाय दी, यानी एक ऑर्डर है, क्रम है विकास का, कि बच्चा पहले गर्दन संभालना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा। छोटा बच्चा होता है, अगर 15 दिन का भी, इवन 1 महीने का भी आप उसको गोद में लेते हैं, तो उसकी माता जी या आसपास जो भी उसका ध्यान रख रहा होता है, वो कहता है भाई गर्दन पे हाथ लगा के उठाना। क्यों? क्योंकि सपोर्ट की जरूरत है, गर्दन संभालना भी खुद से नहीं सीखा है। तो गर्दन संभालना सीखेगा पहले, फिर बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना, फिर चलना सीखेगा कहीं जाकर के। तो बैठना और चलना सीखने से पहले अपनी गर्दन संभालना सीखती है एक बच्ची। ये विकास का क्रम है कि 3 महीने के आसपास बच्चा गर्दन संभालना सीख पाता है। ठीक, दिस डेवलपमेंटल सीक्वेंस इज गवर्न्ड बाय, कौन सा प्रिंसिपल है ये, विकास का कौन सा सिद्धांत है, बताइए। हेड टू टो जाता है ये, यानी सर से पैर की ओर जाती है विकास की दिशा। इसको लॉन्गिट्यूडनल या लंबवत भी बोलते हैं। सर से पैर, हेड टू टो, पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखेगा, फिर वो अपना ये टॉर्सो संभालना सीखेगा, फिर धड़ संभालना सीखेगा, यानी अपनी टांगों पे उसके कंट्रोल आता है। तो पहले गर्दन, फिर बैठना, यानी ये नीचे वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा, फिर पैर यानी टो की तरफ,
आपके पैर के अंगूठे की तरफ सर से कंट्रोल जा रहा है, पहले सर पे कंट्रोल, फिर बाकी की बॉडी पे, हेड टू टो। तो ये सेफेलोकॉर्डल कहलाता है, क्योंकि सर से ही बना है सेफेलोकॉर्डल। कहां है? यहां थर्ड ऑप्शन। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 78% लोग। क्यों भाई कंफ्यूज क्यों हैं आप? इसमें तो 90% लोगों का जवाब सही होना चाहिए था। सिरोध पदोन्मुखी, सिर से पद की ओर, यानी हेड टू टो। सेफेल का मतलब ही है खोपड़ी, सर आपका। तो पहले सेफेल को संभालना सीखेगा, फिर कॉर्डल। कॉर्ड क्या है आपकी? ये आपकी जो बाकी बॉडी है, स्ट्रेट लाइन की आप बात कर रहे हैं, या लॉन्गिट्यूडनल या लंबवत कहते हैं हम इसको, विकास की दिशा जो है ना। प्रॉक्सिमो डिस्टल तब होता है जब ये सेंटर से बाहर की ओर जा रहा होता है, नियर टू फार जिसको बोलते हैं। तो वो तो ये है नहीं, क्योंकि हेड से खड़े होने की बात हो रही है कि पहले सर संभालना फिर धड़ संभालना सीखेगा बच्चा। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कुछ नहीं है, रिवर्सिबिलिटी होती भी नहीं है विकास में, मॉडिफिकेशन संभव है। प्रिंसिपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ नहीं, नॉर्मली डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ आपको नहीं दिखेगी जब तक पियाजे की बात ना हो। उस पे आएंगे, भी एक क्वेश्चन आएगा आगे। तो थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर। सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल को अगर हम एक चार्ट से समझें तो हम कह सकते हैं, इस पिक्चर के माध्यम से ये दर्शाया जा रहा है कि सेफेलोकॉर्डल यानी हेड टू टेल, या सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। तो आप देख रहे हैं बच्चा पहले सर संभालना सीखता है, हेड पे कंट्रोल आता है, फिर वो बैठना सीखेगा, फिर क्रॉलिंग सीखेगा, है ना, फिर कहीं चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा या उछलना सीखेगा। ठीक। प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या है कि आपके शरीर के सेंटर पे पहले कंट्रोल आता है। ये दो दिशाएं हैं विकास की, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन के अंदर आता है ये दोनों ही। विकास की दिशा का सिद्धांत कहते हैं इसको, जिसमें दो दिशाएं आती हैं, एक सेफेलोकॉर्डल सिरोधपदोन्मुखी और दूसरी आती है प्रॉक्सिमो डिस्टल समीपस्थ दूरस्थ विकास बोलते हैं इसको, समीप से दूर की ओर, सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से बाहर की ओर। कि पहले आपका जो सेंटर है बॉडी का उस पे कंट्रोल आता है, आपकी स्पाइन पहले डेवलप होती है, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपका हार्ट, फिर आपका इन कंधों पे कंट्रोल आता है, कंधों से आपका आर्म्स पे यानी आपकी बाहों पे कंट्रोल आता है, बाहों से हाथों पे, और हाथों से उंगलियों पे कंट्रोल आता है। कि आप बाद में पेन पकड़ना सीखते हैं, उससे पहले ग्लास पकड़ना सीख जाएंगे, है ना। ये पेन ऐसे उठा के ले जाना सीख जाएगा बच्चा, क्योंकि पहले हैंड्स पे कंट्रोल है, बाद में उंगलियों पे कंट्रोल आया है। ठीक। तो इस नियर टू फार या सेंटर टू आउटवर्ड जिसको हम कह रहे हैं, ये है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल। कि पहले बच्चा, आप उसको एक ग्लास भी दीजिए, वो ऐसे पकड़ता है दोनों हाथों से, बाद में या पेन भी दो पूरे हाथ से पकड़ेगा, फिर एक उंगली और एक अंगूठे का इस्तेमाल करके पेन से लिखना शुरू कर देगा। ये प्रॉक्सिमो डिस्टल का उदाहरण है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियसली सेम बात पे। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, पेपर में एज इट इज मिलते हैं शब्द। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये क्या कहता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डैश as newly acquired structures build on older schemas in a spiral path, yet it exhibits absolute dash as early developmental lags cannot be easily reversed in later life। यानी शुरुआत में जो हानि हो गई है, जो कमी विकास की शुरुआत में रह गई है, वो बाद में भरपाई उसकी नहीं की जा सकती, ऐसा कहा जा रहा है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। मानव विकास की विशेषता डैश है क्योंकि नई अर्जित संरचनाएं एक वर्तुलाकार मार्ग में पुराने स्कीमा पर निर्मित होती हैं। कि ये बेस अच्छा होगा फिर आगे बढ़ेंगे, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है विकास की जो स्टेजेस हैं। फिर भी यह पूर्ण डैश प्रदर्शित करता है क्योंकि प्रारंभिक विकासात्मक अंतरालों के बाद के जीवन में आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है कि एक स्टेज पे दूसरी स्टेज बिल्ड हो चुकी होती है। कैसे? बचपन में अगर खाना नहीं मिला, हमारे यहाँ एज फार एज आई रिमेंबर शायद 23 में से हर एक बच्चा मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, यानी कुपोषण का शिकार है, समथिंग लाइक दैट। हम इंडेक्स में जो हंगर वाला या मेल न्यूट्रिशन का, कुपोषण का की जो श्रेणी है 123 देशों में से 103वें नंबर पे आते हैं और समथिंग। मतलब हमारे यहाँ कुपोषण भर भर के है कि बच्चे को जितना न्यूट्रिशन, जितना पोषण चाहिए बचपन में उतना भी नहीं मिल पाता। उसकी वजह से उसकी हाइट, उसका दिमाग, उसका शरीर विकसित नहीं हो पाता। और आप अगर 3 साल की उम्र में ठीक से पोषण नहीं मिला, इसकी भरपाई 23 साल में नहीं कर सकते, कितना भी अच्छा खिला लीजिए। जो विकास के समय में, जो शुरुआती समय था, अर्ली डेवलपमेंट में अगर नहीं ठीक से पोषण मिला है, उसकी भरपाई बाद में नहीं हो सकती। तो इसलिए अर्ली डेवलपमेंट को ज्यादा क्रिटिकल माना जाता है कई बार। तो ये यहां पे बात हो रही है कि डेवलपमेंट क्या है? एज न्यूली एक्वायर्ड स्ट्रक्चर्स बिल्ड ऑन ओल्डर स्कीमाज इन अ स्पाइरल वे। कितने लोग क्या जवाब दे रहे हैं इसमें? सेकंड ऑप्शन 74% लोग दे रहे हैं। बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है यहां पे, समझते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्टिन्यूटी, यानी निरंतरता होती है विकास में। एज न्यूली एक्वायर्ड स्ट्रक्चर्स, जो नए स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्ड ऑन ओल्डर स्कीमाज इन अ स्पाइरल पाथ, येट इट एग्जिबिट्स नॉन रिवर्सिबिलिटी, यानी आप रिवर्स नहीं कर सकते। जो कमी रह गई, इरिवर्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं, वो रह गई आगे के लिए, है ना। तो यही बात यहां सही है। डिसकंटिन्यूअस अपने आप नहीं मानना होता जब तक पियाजे या किसी के बारे में ना लिखा हो,
डेवलपमेंट की कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी की बहस के बारे में ना लिखा हो, जो कि डिबेट है डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस होता है कि डिसकॉन्टिन्यूअस, ये डिबेट है। कुछ लोग मानते हैं कॉन्टिन्यूअस होता है, जिसमें पियाजे, कोहलबर्ग, एरिक्सन, जो भी लोग स्टेजेस की बात कर रहे हैं, वाइगॉत्स्की या इन जनरल बिना किसी का नाम लिखे हुए आप मान के चलते हैं कि विकास सतत होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, लाइफ लॉन्ग होता है। ठीक, या स्टेजेस की जरूरत नहीं है। प्रिडिक्टेबिलिटी की यहाँ कोई बात नहीं है, लीनियरिटी से ये जुड़ नहीं रहा, और कोई यहाँ बन ही नहीं है कि रिवर्स तो हो ही नहीं सकता, रिवर्सिबिलिटी तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं लिखा हुआ होता तो ये सही हो जाता, क्योंकि नॉन रिवर्सिबिलिटी सही है। तो विकास की विशेषता उसकी निरंतरता है। क्या है? निरंतरता है, क्योंकि नई अर्जित संरचनाएं एक वर्तुलाकार मार्ग में, जैसे बच्चे ने चलना सीखा तो उसके लिए जान तो होनी चाहिए उसकी टांगों में, वो कहां से आएगी? न्यूट्रिशन से आएगी। जस्ट ये एग्जाम्पल है। अपरिवर्तनीयता होती है विकास की प्रक्रिया में, पूर्ण अपरिवर्तनीयता प्रदर्शित करता है, क्योंकि प्रारंभिक विकासात्मक अंतरालों के बाद के जीवन में आसानी से बदला नहीं जा सकता। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल लगेगी आपको। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यू टू अ क्रॉनिक फिजिकल इलनेस, बच्चे को कोई शारीरिक बीमारी है भयंकर, अ चाइल्ड एक्सपीरियंसेस अ सीवियर लैग इन हिज फिजिकल ग्रोथ, बच्चे की उस शारीरिक बीमारी के चलते बच्चे का शरीर ठीक से विकसित नहीं हो पाया है, हाइट ठीक से नहीं बढ़ पाई है, या शरीर के अंग ठीक से विकसित नहीं हो पाए हैं, या आमतौर पे जितने होते उतने नहीं हो पाए हैं, वो लैग बिहाइंड कर रहा है फिजिकल ग्रोथ एंड मोटर कोऑर्डिनेशन में, दौड़ने भागने में, या शरीर ठीक से विकसित नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ दिस शारीरिक बीमारी, या खतरनाक कोई उसको शारीरिक बीमारी है। कॉन्सिक्वेंटली ही स्ट्रगल्स टू ज्वाइन पीयर्स इन प्लेग्राउंड स्पोर्ट्स, इसकी वजह से क्या होता है, उसको अपने दोस्तों के साथ खेलने कूदने में, जो उसकी उम्र के लोग हैं, जितनी तेज वो भाग पाते हैं, दौड़ पाते हैं, ये बच्चा उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, क्योंकि इसको फिजिकली एक समस्या है, तो इसकी वजह से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा। लीडिंग टू सोशल आइसोलेशन, अब बाकी बच्चे इसको खिलाते नहीं है कि भाई इसको मत दो बॉल, ये तो बहुत धीमे चलता है, समझ गए? तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो सोशली भी पीछे रह जा रहा है, क्योंकि उसको लोग समाज में या तो मजाक उड़ा रहे हैं ग्रुप में। समाज क्या है बच्चे के लिए? तो समाज उसका छोटा सा ग्रुप ही है, स्कूल में जो बच्चे मिल रहे हैं वो समाज है उसके लिए। ठीक, लो इमोशनल सेल्फ एस्टीम, उसको लग रहा है मैं शायद कुछ कम हूं, लोग उसको अच्छा, उसके आत्मसम्मान पे भी चोट पड़ रही है इसकी वजह से। इसका क्या मतलब है? दिस सिनेरियो डायरेक्टली वैलिडेट्स विच प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये जो सिनेरियो है कि शारीरिक बीमारी के चलते बच्चे का संवेग या भावनात्मक विकास पे भी प्रभाव पड़ रहा है, वो इमोशनली भी ठीक महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि उसको सोशली ग्रुप में नहीं इंक्लूड किया जा रहा, समावेशन नहीं हो रहा ग्रुप में, बच्चे मजाक उड़ाते हैं मान लो, तो ये आपस में विकास के सभी प्रकार जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को इंपैक्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल तो नहीं है। नॉन रिवर्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटेटिव चेंजेस, ऐसा भी कुछ नहीं है, कोई रिवर्सिबिलिटी की बात नहीं हुई है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ डेवलपमेंटल डोमेन्स, कि जो विकास के प्रकार हैं 3 ही होते हैं मुख्य, अगर नंबर में पूछे तो, वैसे ही आपको 4 दिखेंगे ब्रॉड। पीसीएसई, पीसीएस से याद रख लो, है ना। पीसीएसई मतलब फिजिकल यानी शारीरिक विकास, कॉग्निटिव यानी मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, सोशल यानी सामाजिक विकास, सोशल और इमोशनल को एक साथ लिख देते हैं, तो इसलिए नंबर पूछे टोटल तो 3 मुख्य प्रकार हैं। वैसे अगर आप नाम में पूछेंगे तो 4 हैं, सोशल, इमोशनल। ये प्रोग्रेशन फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल जैसा यहाँ कुछ नहीं है, और जनरल टू स्पेसिफिक होता है, सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य नहीं होता। जनरल टू स्पेसिफिक किससे जुड़ा हुआ है? प्रॉक्सिमो डिस्टल से। एनीवे, बहुत कुछ हो गया आपके लिए, आप इतना ध्यान रख लीजिए कि इंटर रिलेशन एंड इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। फिजिकली बच्चे को दिक्कत थी तो सोशली भी आई, इमोशनली भी आई। ठीक, तो विकास के सभी प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेशन है, अंतः संबंध है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट बिगिन इन्फ्लुएंसिंग अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट इवन बिफोर बर्थ ड्यूरिंग द प्रीनेटल या फिर प्रेगनेंसी या कॉन्सेप्शन स्टेज, कह सकते हो आप, कि निम्नलिखित में से किसे बाहरी पर्यावरणीय कारक, यानी एक्सटर्नल एनवायरमेंट का कारक है या फैक्टर है, इंटरनल नहीं है। इंटरनल क्या है? हेरिडिटी होती है इंटरनल। ठीक, तो जन्म से पहले या प्रसव पूर्व चरण के दौरान बच्चे के विकास को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। बताइए एक्सटर्नल कारक जो प्रेगनेंसी के टाइम पे या कॉन्सेप्शन पीरियड के टाइम पे। तो पहला है क्वालिटी ऑफ मैटरनल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान मातृ पोषण की गुणवत्ता क्या है, यानी माता को पोषण कैसा मिल रहा है, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन अच्छी है कि नहीं है। भाई कहा जाता है ना कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको अच्छा खाना चाहिए ताकि वो बच्चे तक भी पहुंचे पोषण, तो लेकिन अगर अच्छा पोषण नहीं मिलेगा तो ये क्या होगा, बच्चे के विकास को प्रभावित करेगी ये चीज। अगर माता को अच्छे से ठीक से खाना नहीं मिलेगा तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है जो प्रेगनेंसी में पहुंच रहा है, फैक्टर एक्सटर्नल है, लेकिन बच्चा गर्भ में प्रभावित होगा इससे। बात सही है, क्योंकि न्यूट्रिशन कहां है, बाहर ही तो अवेलेबल है। एक्सपोजर ऑफ द एम्ब्रियो टू हार्मफुल डायग्नोस्टिक रेडिएशन, हम कहते हैं भाई
मतलब साइंटिफिकली आई डोंट नो कितनी ट्रू है ये बात, बट ये आप जानते हैं कि ग्रहण में दूर रखने की बात की जाती है क्योंकि रेडिएशन वो रिलीज होती है। तो रेडिएशन से हार्मफुल रेडिएशन वैसे भी हो सकती है कि जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई तो वहां पे जो प्रेग्नेंट लेडी उस टाइम पे आसपास रही होंगी उनको और ज्यादा समस्या हुई होगी। क्यों? क्योंकि जो भ्रूण है वो ज्यादा प्रभावित होगा अगर रेडिएशन के प्रभाव में आएगा, तो बच्चा प्रेगनेंसी में प्रभावित होगा अगर हार्मफुल डायग्नोस्टिक रेडिएशन के आसपास है। तो ये बात भी फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन एम्ब्रियो को यानी भ्रूण को या कॉन्सेप्ट में जो आपका गर्भ में बच्चा है उसको प्रभावित करेगा ये फैक्टर। थर्ड ऑप्शन है द बायोलॉजिकल सेक्स क्रोमोसोम पेयर डिटरमिन्ड एट कॉन्सेप्शन। गर्भ के समय बच्चे का जो सेक्स है वो मेल है कि फीमेल है, स्पर्म और एग के मिलने से एक्स एक्स क्रोमोसोम गया कि एक्स वाई गया, ये इंटरनल फैक्टर है, हेरिडिटी से संबंधित है, इसका एनवायरमेंट के खाने पीने से लेना देना नहीं है कुछ भी। तो ये इंटरनल फैक्टर में आएगा ना कि एक्सटर्नल में। ठीक है, तो इसको तो हम हटा देंगे, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन। इतनी बात क्लियर है? सिर्फ तीन, थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं 45% लोग, मतलब इसमें आप उलझ जा रहे हैं, समझेंगे। मैटरनल इमोशनल स्ट्रेस और ट्रॉमा ड्यूरिंग द जेस्टेशनल पीरियड। अगर माताजी बहुत स्ट्रेस में हैं गर्भ के दौरान तो ये भी प्रभावित करेगा बच्चे को, एक्सटर्नल फैक्टर है लेकिन प्रभावित करेगा। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, थर्ड तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि ये इंटरनल फैक्टर है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, थर्ड ऑप्शन सिर्फ 45% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं, जबकि एक बेसिक सा सवाल है। ये मत सोचना कि ये तो नहीं पूछा जा सकता या ये तो डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल पार्ट है। और ये आप कितना समझते हैं इस टॉपिक को ये समझाता है आपसे। और कोई बहुत ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी बैल जोड़ने वाले हैं, पूछा जा सकता है एनी टाइम, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं प्रभावित करने वाले विकास को, वो टॉपिक का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा ये क्या कहता है, पढ़िएगा सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इवेल्युएट द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस कंसर्निंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन। भाई आपको ये देखना है कि ये स्टेटमेंट जो है 3 ये सही है या नहीं है, करेक्ट चूज करने हैं। लास्ट में आई थिंक लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, जो सही है इन 3 ऑप्शन ABC में से, विकास के बारे में या स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन के बारे में। इन्फेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चाइल्ड सेंसेस फंक्शनिंग एज देयर प्राइमरी इंटेलेक्चुअल टूल्स टू कंस्ट्रक्ट रियलिटी एंड अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट। बात तो ठीक लग रही है कि नहीं? भाई जो आपका शैशवावस्था है, जन्म से 2 वर्ष हम मान करके चलते हैं, इस समय बच्चा अपने सेंसेस, अपनी ज्ञानेंद्रियों से, यानी उसका दिमाग किससे विकसित हो रहा है? अपने सेंसेस से। 5 सेंसेस कौन से हैं आपके? टच, स्मेल, है ना, टच, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, आई, ये सब आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके थ्रू वो अपने संज्ञान का, अपने ज्ञान का निर्माण करता है। बात तो सही है, कोई इसमें दिक्कत? सही है ये तो। Early childhood represents a self-centered stage where egocentric speech is highly prevalent and language acquisition is extremely rapid। ये बात भी सही है कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, ये जन्म से 2 वर्ष की बात हो रही है। सेंसरी मोटर बोलते हैं जिसको, प्याजे, है ना, तो सेंसस से ही वो अपनी समझ बना रहा है। 2 से 6 वर्ष अर्ली चाइल्डहुड या पूर्व बाल्यावस्था, यहाँ भाषा का विकास सबसे तेज होता है, फास्टेस्ट या क्रिटिकल पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। बहुत तेजी से भाषा का विकास होता है बच्चे की। ठीक है, बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, ईगो सेंटर्ड है, प्याजे ने भी कहा है ना, दूसरे के पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाएगा। ये बात सही है, दोनों बातें सही है। सी को चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है। लेटर चाइल्डहुड इज यूनिवर्सली डिजाइंड डेजिग्नेटेड एज द स्ट्रेस एंड स्टॉर्म पीरियड। नहीं भाई, ये तो एडोलेसेंस को कहते हैं हम। ये किसको कहते हैं? किशोर अवस्था को, 12 से 18 को, 6 से 12 को नहीं कहते। लेटर एडोलेसेंस है 6 से 12। तो ए और बी तो सही है। ए इज ट्रू, बी इज ट्रू, सी इज फॉल्स। कितने लोग फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं? 59% लोग। वेरी गुड। इससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का पता चलता है कि अगर सेम कॉन्सेप्ट से मुश्किल क्वेश्चन बना दें तो आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो ए सत्य है, बी सत्य है और सी जो है वो असत्य है, क्योंकि ये तनाव और तूफान की अवस्था किशोरावस्था है, ना कि उत्तर बाल्यावस्था। देखिए 4 महत्वपूर्ण स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, वो एक बार यहां समझ लेते हैं। पेपर में एक सवाल जरूर कम से कम बनता है, चाहे पेपर कोई भी हो। इन्फेंसी, इससे पहले आपकी होती है प्रीनेटल स्टेज, जिसको गर्भावस्था कहते हैं। एक सवाल जो हमने किया था अभी, जनरली उस पर सवाल नहीं आते हैं, बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद जो आपकी 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं वो ये हैं। इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड। इन्फेंसी है जन्म से 2 वर्ष, यूपी टेट में वो 5 वर्ष मान लेते हैं, वो एक अलग कहानी है। अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी को शैशवावस्था भी कहते हैं हिंदी में। अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, इसको हम टॉय एज कह देते हैं। सेल्फ सेंट्रिक है बच्चा, भाषा बहुत तेजी से विकसित हो रही है 2 से 6 वर्ष में। लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था, ये स्कूल एज है। लेटर चाइल्डहुड या फिर स्कूल एज आप इसको कह सकते हो। लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष, जब पहली बार बच्चा पहली क्लास में एडमिशन लेता है 6 वर्ष की उम्र में, उससे पहले प्ले वे में जाएगा वो, 2 से 6 में अर्ली चाइल्डहुड में, एक्चुअल स्कूल एज नहीं है। एडोलेसेंस क्या है? ये गैंग एज भी है, इसको आप लेटर चाइल्डहुड को गैंग एज
यानी ग्रुप में खेलता है बच्चा, स्कूल एज भी है यही, क्योंकि पहली कक्षा में 6 वर्ष के बच्चे का ही एडमिशन होगा। ये तो प्ले वे टाइप की उम्र है आपकी, इसको टॉय एज भी कह देते हैं हम लोग कई बार, 3 से 6 में। ठीक, इन्फेंसी आपकी, कई लोग टॉय एज इन्फेंसी को भी कहते हैं, लेकिन आपको फिर वो 6 वर्ष तक कंसिडर करनी पड़ेगी, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, आजकल उस तरह से पूछा भी नहीं जाता। एडोलेसेंस किशोरावस्था, तनाव एवं तूफान की अवस्था, 12 से 18 वर्ष, इसको WHO कहता है 10 से 19 वर्ष, जिसमें प्यूबर्टी हिट होगी, है ना। एडोलेसेंस से बहुत सवाल यूपी टेट में भी आए, 1 से 2 सवाल कम से कम सी टेट में भी आते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो ये 4 अवस्थाएं जो महत्वपूर्ण है, इन्फेंसी शैशवावस्था, अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6, लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12, स्कूल एज कहेंगे, एडोलेसेंस किशोरावस्था, तनाव एवं तूफान की अवस्था स्टैनली हॉल ने कहा है 12 से 18 वर्ष। बात सही है, ये 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं। आइडेंटिटी क्राइसिस भी आपका यहीं पे आता है, पूछ लेता है कई बार, इसलिए पता होना चाहिए, जल्दी में नहीं पढ़ेंगे, समय है हमारे पास, इसीलिए मैंने ये 2 पार्ट में किया है कि 50 सवाल आराम से 2 सेशन में करेंगे। तो ए और बी दोनों सही है, बस सी सही नहीं था, तो एक सवाल से आपके कई सवाल सॉल्व हो रहे हैं। ये 4 अवस्थाएं आप ऐसे भी देख सकते हो, है ना। भाषा का विकास यहाँ सेंसस से सीखता है बच्चा, भाषा का विकास बहुत तेजी से होगा 2 से 6 में, ग्रुप में आपका इन्वॉल्व होता है, ग्रुप में खेलता है, गैंग एज 6 से 12, लेटर चाइल्डहुड 13 to 19, 10 to 19, 12 से 18, आइडेंटिटी क्राइसिस, पीयर ग्रुप का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है अपने दोस्तों का एडोलेसेंस में 12 से 18 में। ग्रुप में खेलता है 6 से 12 में, लेकिन उतना इन्फ्लुएंस नहीं है जितना 12 से 18 में है, वो कॉलेज तक वही चूज कर लेगा जहां उसका दोस्त जा रहा होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और जवाब दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और जवाब दीजिए, इतने में जल ग्रहण करती हूँ, फटाफट से आंसर कीजिए। सीटेट का बैच लेना है मैम, कैसे लें? लव कुश नहीं, लेट्स लर्न ऐप से नहीं, ऐप पे बैच नहीं होते हैं लेट्स लर्न की, वैसे फ्री मॉक टेस्ट टाइप ऐसे खेलने कूदने के लिए ऐप बनाया हुआ है। आपको अगर बैच लेना है तो करियर विल ऐप पे जाएंगे और वहाँ टीचिंग सेक्शन में जाएंगे तो सीटेट का बैच आपको मिलेगा, है ना। और कहीं से आपको वो बैच नहीं मिलेगा जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ, अगर कोई बेच रहा है तो वो फेक है, उसकी कंप्लेंट करें, उस पर हम एक्शन लेंगे। ओनली ऑन करियर विल ऐप पे जो है मैं पढ़ाती हूँ लाइव आपके बैचेज में, तो कहीं और मत आप फंस जाइएगा प्लीज़। और फ्री में यूट्यूब चैनल पे आप लेट्स लर्न पे मिलते हैं, ठीक है। और ये एकदम सही समय है, अभी आपके पास इनफ समय है कि आप तैयारी कर पाएं बैच में बैठ के आराम से। फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कितने लोग? 69% लोग। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है द इनहेरिटेंस ऑफ वन स्पेसिफिक जेनेटिक ट्रेट सच एज आई कलर इन अ चाइल्ड, यानी इनहेरिट किया है किसके, एक स्पेसिफिक ट्रेट की बात हो रही है, बच्चे में एक विशिष्ट आनुवांशिक गुण जैसे आंखों का रंग का वंशानुक्रम में क्या संबंध है? वंशानुक्रम में मिलना या आपकी हेरिडिटी से आंखों का रंग का मिलना क्या कहलाएगा? कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप कि आपकी आंखों का रंग पूरी तरह से हेरिडिटी डिसाइड करती है, आपकी जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं, एनवायरमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि, और ये फिक्स्ड है, यानी ये स्टेबल है, आंखों का रंग कल तो नहीं बदल जाएगा। आप लेंस लगा के बदलने बात अलग है, आप जाएं मम्मी के पास कि मम्मी ब्लू आईज चाहिए, मम्मी जो है एक लगा भी सकती हैं आपको कि बेटा अब थोड़ी ब्लू आईज हो रही हैं, ये तो हेरिडिटी से जो मिल गई, खुश रहो उसमें। आप कहेंगे नहीं 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 मम्मी हिप्नोटाइज करना है, ब्लू आईज तो चाहिए, हम लगाएंगे लेंस। तो वो आप एनवायरमेंट में कुछ फेरबदल कर ले वो एक अलग बात है, लेकिन एक बार जो आंखों का रंग मिल गया हेरिडिटी से वो फिक्स है, एनवायरमेंट में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए खैर, तो द इनहेरिटेंस ऑफ वन स्पेसिफिक जेनेटिक ट्रेट सच एज आई कलर इन अ चाइल्ड ऑटोमेटिकली डिटर्मिन्स एंड डिक्टेट्स द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर ट्रेट लाइक फिजिकल हाइट। क्या आंखों का रंग जैसे मिला है ये आंखों का रंग हाइट को भी पूरी तरह से प्रभावित कर लेगा? नहीं, वो अलग ट्रेट है। occurs completely independently and does not influence the distribution of other genetic traits, कह सकते हैं। is strictly dependent on the child's postnatal nutritional environment, कैसा आपको न्यूट्रिशन, क्या पोषण मिला है उससे आंखों का रंग बदल जाएगा? नहीं भाई, कोई लेना देना ही नहीं है इस बात का। तो फोर्थ ऑप्शन है is completely erased during sex determination at the 23rd क्रोमोसोमल पेयर, यानी 23वें गुणसूत्र जिससे लिंग निर्धारित होता है बच्चे का, उससे पूरी तरह मिट सकता है। फालतू बात एकदम, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपका कोई रोल नहीं है। तो यहां पे 71% लोग फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं, पता नहीं क्यों, कि ऑटोमेटिकली डिटर्मिन्स एंड डिक्टेट्स द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर ट्रेट लाइक फिजिकल हाइट। नहीं भाई, अकर्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली एंड डज नॉट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर जेनेटिक ट्रेट्स, क्योंकि वन स्पेसिफिक जेनेटिक ट्रेट जो है वो बाकियों को इन्फ्लुएंस करेगा नहीं, जरूरी नहीं है। सेकंड के साथ जाना चाहूंगी मैं यहाँ पे, बाकी बताओ आप लोग। 7th के सेकंड के साथ जाएंगे, चलिए।
ट्रेट तो वो अलग ट्रेट है, दूसरा अलग ट्रेट होगा हाइट वाला, इंडिपेंडेंट नहीं हुए दोनों ट्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये क्या कहता है, असर्शन यानी एक कथन है, अभिकथन है। ह्यूमन डेवलपमेंट डज नॉट प्रोसीड इन अ स्ट्रेट लीनियर पाथ, रादर इट इज स्पाइरल। यही बात तो हम कर रहे थे अभी कि मानव विकास एक सीधे या रैखिक मार्ग पर या रेखीय मार्ग पर आगे नहीं बढ़ता, बल्कि यह वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है। 100% सही बात है, आगे पीछे जाता है विकास, स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, एक सीधी रेखा में। रीजन क्या दिया है इसका, अ चाइल्ड टेक्स अ डेवलपमेंटल स्टेप फॉरवर्ड and then moves backward to consolidate and strengthen their newly acquired gains before advancing further। हाँ, ऐसा ही ये स्पाइरल के बारे में बताया है, दोनों सही हैं और ये एक्सप्लेनेशन भी सही है। 80% लोग सही जवाब दे रहे हैं कि भाई एक बच्चा विकास का एक कदम आगे बढ़ाता है और फिर आगे बढ़ने से पहले अपने नए अर्जित लाभों को या जो भी उसको लक्षण मिले हैं समेकित या मजबूत करता है। ये हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है, टीम को बोलेंगे, क्लियर कराएंगे इसको। तो ए एंड आर बोथ सही है और आर जो है वो करेक्ट रीजन भी है, क्यों, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था स्पाइरल और इसमें कि आपके एक स्टेज में दूध के दांत आए, अब दूसरी स्टेज में आप पीछे आएंगे वो दांत गिरेंगे, तीसरी स्टेज में पक्के दांत आएंगे। तो एक स्टेज में डेवलपमेंट आगे बढ़ता है, दूसरी में अपने आप को मजबूत करता है, तीसरी में फिर आगे बढ़ता है। जैसे हाइट 6 से 12 में हाइट बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है लेकिन उससे पहले बढ़ी है, फिर हाइट उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, तो मतलब हाइट के कॉन्टेक्स्ट में आप पीछे आए और आपकी मसल्स में मजबूती आ रही है। 12 से 18 में फिर से हाइट बढ़ेगी, तो एक स्टेज में आप आगे जाते हैं, फिर पीछे आते हैं कि अब हाइट बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है, फिर नेक्स्ट में आगे जाएंगे। तो ये आगे पीछे एक स्टेज में आगे जाता है डेवलपमेंट, फिर पीछे आएगा ताकि वो अपने आप को मजबूत कर सके। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है, विच डेवलपमेंटल डायरेक्शन इज इलस्ट्रेटेड व्हेन अ चाइल्ड्स हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंट्रल ऑर्गन्स डेवलप एंड गेन कंट्रोल बिफोर देयर फिंगर्स एंड आउटर एक्सट्रीमिटीज। बहुत अच्छा सवाल, आसान सवाल लेकिन पूछा जाता है बार बार। कौन सी विकासात्मक दिशा प्रदर्शित होती है जब एक बच्चे के हृदय, रीढ़ की हड्डी और केंद्रीय भागों का विकास और नियंत्रण उनकी उंगलियों और बाहरी छोरों से पहले होता है। मतलब बाहरी छोर से मतलब है कि जो आपकी बाहरी फिंगर्स, बिल्कुल एक्सट्रीमिटीज, जो अंत है आपके शरीर का, तो सेंटर से, केंद्र से बाहर की ओर विकास, इसको प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट के पहले आपके कंधों पे कंट्रोल आएगा, फिर आपकी आर्म्स पे, फिर आपका हाथों पे, फिर उंगलियों पे। तो लिखना आप बाद में सीखते हैं, पकड़ना चीजों को या उठाना पहले सीख लेते हैं। ये क्या है, समीपस्थ दूरस्थ विकास। जैसे आपका ग्रॉस मोटर स्किल पहले होता है इसी के तहत, फिर आपका फाइन मोटर स्किल होता है जो विकास है, कि पहले उंगलियों पे कंट्रोल आ रहा है, बाद में आपका पहले हाथों पे कंट्रोल आ रहा है, फिर उंगलियों पे कंट्रोल आता है। कि आप देखेंगे बच्चा सामान वामान उठाने लगता है आसानी से, लेकिन बटन लगाना थोड़े दिन बाद सीखता है, क्योंकि वो फाइन मोटर स्किल्स का काम है और उस पर बाद में आएगा कंट्रोल। पहले ग्रॉस, पहले हाथों पे फिर उंगलियों पे जाएगा। तो ये प्रॉक्सिमोडिस्टल है, बाकी कुछ और बनता ही नहीं है ऑप्शन। ये हेड टू टो होता तो सेफेलोकॉर्डल हो जाता। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें आप लोग ज्यादातर लोग फंसेंगे बट ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, इसमें हम कुछ नई बातें जानेंगे, ठीक है। तो कल को मुश्किल सवाल भी बने तो वो आप पहले से तैयार हों उसके लिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 मॉक टेस्ट डलवा देंगे, वो तो बैच में अगर आप आ रहे हैं तो वहां सब कुछ ही मिल जाएगा आपको, प्रीवियस ईयर से लेके मॉक टेस्ट से लेके हर चीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आइडेंटिकल यानी मोनोजाइगोटिक ट्विन ब्रदर्स आर सेपरेटेड एट बर्थ। इस तरह का सवाल आया हुआ है प्रीवियसली सीटेट में। आइडेंटिकल मोनो, इस तरह का, ये नया है सवाल, सारे सवाल नए मिलेंगे आज आपको। आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक ट्विन ब्रदर्स, दो जुड़वा बच्चे हैं, आइडेंटिकली जुड़वा हैं यानी बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, सेम सेक्स के हैं, दो भाई हैं तो भाई होंगे, दो बहनें हैं तो दो बहनें होंगी। आइडेंटिकल हैं जिनकी हेरिडिटी लगभग 100% सेम होती है, अभी आएंगे उस पर, जिनका जेनेटिक्स या डीएनए लगभग 100% सेम होता है डीएनए। इंटेलिजेंस में अंतर है, उस पर अभी चर्चा करेंगे हम। वन इज रेज्ड इन एन इंटेलेक्चुअली एनरिच्ड हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा हाउस होल्ड विद एक्सेस टू एसीएस, मतलब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के सामाजिक आर्थिक रूप से बेहतर वर्ग में, उच्च वर्ग में, जहां खाना पीना पैसा स्कूल सब कुछ ज्यादा है। एक बच्चे को अडॉप्ट किया है ऐसे परिवार ने, एंड फॉर्मल म्यूजिक ट्रेनिंग भी दी जा रही है उसको। दूसरा जो बच्चा है, दो जुड़वा बच्चे हैं, है ना, राम शाम जो आपको नाम रखना हो, सीता गीता वॉट, ठीक। तो यहां पे दूसरा बच्चा है विच हु इज रेज्ड इन एन एक्सट्रीमली इम्पॉवरिश्ड, एकदम गरीब परिवार में दूसरे बच्चे को अडॉप्ट किया है। इंटेलेक्चुअली डेप्राइव्ड एनवायरमेंट, बौद्धिक रूप से कुछ पढ़ने लिखने सीखने का मौका ही नहीं है वहां। एट एज 12 साल की उम्र में कॉग्निटिव टेस्टिंग रिवील्स अ सब्सटेंशियल वेरिएंस इन देयर आईक्यू स्कोर्स, दिस केस डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट। अब ये जो केस है,
कि अब आप फिर से पढ़िए इसको कि समरूप जुड़वा भाइयों को गोद लेने के कारण जन्म के समय अलग अलग कर दिया गया, ठीक है, कि अडॉप्शन हुआ उनका, दो जुड़वा बच्चों का, दो अलग अलग फैमिलीज ने अडॉप्ट किया है। एक जिसको पालन पोषण अच्छा हुआ, किताबें मिली, टेक्नोलॉजी है, औपचारिक संगीत से लेके हर चीज अच्छी दी गई है। दूसरा बच्चा है जो सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पास गया है, जहां खाने के भी लाले हैं, ठीक। तो 12 वर्ष की एज में, यानी एट द एज ऑफ 12, इनकी संज्ञानात्मक परीक्षण में यानी आईक्यू टेस्टिंग हुई, इनकी अंतर प्रकट होता है, डिफरेंस पाया जाएगा। क्यों है ये डिफरेंस? हेरिडिटी सेम होती है, जीन्स 100% सेम है, किसके? आइडेंटिकल ट्विंस के। आइडेंटिकल ट्विंस जो बिल्कुल सेम दिखते हैं, आपके आसपास भी होंगे, आपके रिश्तेदार के, किसी दोस्त के, आप खुद भी हो सकते हैं। आइडेंटिकल या मोनोजाइगोटिक यानी सेम जाइगोट से बनते हैं वो, यानी सेम निषेचित अंडे से, एक ही एग और स्पर्म से फर्टिलाइज्ड हैं। तो हेरिडिटी एकदम सेम है, जेनेटिक्स एकदम सेम है, ठीक। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 12 साल की उम्र में दोनों अलग अलग परिवारों ने गोद ले लिया बच्चों को, अडॉप्ट हो गए। अब आईक्यू में अंतर पाया जाएगा, तो कितना, ये पूछा है, या कैसे? पहला ऑप्शन है एनवायरमेंट हैज जीरो इन्फ्लुएंस ऑन द मैनिफेस्टेशन ऑफ जेनेटिकली शेयर्ड कॉग्निटिव कैपेसिटीज। अब ऐसा कई लोग कहेंगे कि एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं होता आईक्यू में, ऐसा नहीं है। जो लेटेस्ट रिसर्च है वो सारी ये मानती हैं कि आईक्यू पे प्रभाव पड़ता है अच्छे बेहतर एनवायरमेंट का, इवन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का भी, कि आप किस सामाजिक आर्थिक स्टेज में हैं, स्टेटस के घर में हैं, उससे भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपके खाने से लेके आपके पढ़ने के अवसर अलग हो जाएंगे। और लॉन्ग टर्म में, एक दिन में प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक साल में प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट 10 साल के गैप में अगर आप देखेंगे, फ्लीन इफेक्ट ये कहता है कि हर 10 साल में जो नई जनरेशन है उसका आईक्यू का एवरेज स्कोर बेहतर होता है पुरानी से। एनीवे, इसको फ्लीन इफेक्ट कहते हैं, वो उस पर अभी चर्चा की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा में बता रही हूं। तो आनुवांशिक रूप से साझा संज्ञानात्मक क्षमताओं के प्रकटीकरण पर पर्यावरण का शून्य प्रभाव है, ऐसा नहीं कह सकते। एनवायरमेंट का रोल होता है इंटेलिजेंस में, ऐसा नहीं कह सकते हम। आईक्यू के पॉइंट्स भी इधर उधर हो जाते हैं, बहुत बड़ा नहीं, बट अंतर आएगा। आइडेंटिकल ट्विंस डू नॉट एक्चुअली शेयर द सेम क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एट बर्थ, यानी समरूप जुड़वा जो हैं वो वास्तव में जन्म के समय समान गुणसूत्र संरचना साझा नहीं करते। नहीं भाई, सेम ही सेक्स होता है दोनों का, तभी आइडेंटिकल हैं वो। फ्रेटर्नल होते तो अलग अलग भाई बहन भी हो सकते थे जुड़वा, यहाँ पे सेम होगा, या तो भाई भाई होंगे या भाई बहन है तो दो बहनें होंगी। आइडेंटिकल तभी कह रहे हैं, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम। While genetics provide a base, environmental enrichment or deprivation determines the actual realization of cognitive potential। कि भाई आपके जीन्स आपको बेस तो दे देंगे, एक रॉ मटेरियल तो दे देंगे हेरिडिटी जो है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो बाहर इमारत कैसे बनेगी? भाई रॉ मटेरियल क्या है? आपको सीमेंट दे दिया, ईंट दे दी, रोड़ी बदरपुर जो चाहिए वो दे दिया, ये रॉ मटेरियल है। वो एनवायरमेंट पे डिपेंड करेगा ना, कौन उससे कैसी बिल्डिंग बनाता है। तो एनवायरमेंट डिसाइड करता है हाउ फार यू विल गो, हेरिडिटी कहती है हाउ फार यू कैन गो। आपको लोअर लिमिट दे दी और अपर लिमिट दे दी हेरिडिटी ने, कि या तो बिल्कुल आपको एक आईक्यू का फिगर बता दिया कि आप मेंटली रिटार्डेड हैं, तो वो हेरिडिटी से आईक्यू व्हाटएवर आपका आया है, हायर लिमिट है तो वो भी डिसाइडेड है। बीच में आपका आईक्यू 140 तक पहुंचने का एनवायरमेंट आपको मिला ही नहीं, आप 110 वाली हरकतें करते रह जाएंगे। तो जितना हम, ये कहा जाता है ना कि जितना हमारा जो आईक्यू होता है उतना भी हम फुल, कितने लोग हैं जो दिमाग का फुल इस्तेमाल कर पाए हैं? 10-15% भी बहुत कम लोग कर पाए। जो सबसे ज्यादा कर पाया वो भी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाया। तो ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज प्योरली अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। नहीं भाई, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का ही प्रभाव पड़ता है संज्ञानात्मक या दिमाग के विकास पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनवायरमेंट से ही प्रभावित होगा। तो थर्ड ऑप्शन यहां सही बनता है कि वाइल जेनेटिक्स प्रोवाइड्स अ बेस, जीन्स ने, आपकी हेरिडिटी ने एक बेस दे दिया, रॉ मटेरियल दे दिया। एनवायरमेंटल एनरिचमेंट और डेप्रिवेशन, एनवायरमेंट में आपको एनरिचमेंट मिला है, संवर्धन मिला है, बेहतर चीजें मिली है, या डेप्राइव्ड रहे हैं आप, यानी वंचित रहे हैं आप खाने से, पीने से, अच्छी खेलने के ऑप्शन से, पढ़ने के ऑप्शन से। द एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ कॉग्निटिव पोटेंशियल उस पर डिपेंड करेगा कि हेरिडिटी बेस तो दे देगी, बट कॉग्निटिव डिफरेंसेस पाए जाएंगे इन बच्चों में। क्यों? क्योंकि हेरिडिटी ने बेस दिया है। हेरिडिटी फाइनली सब कुछ डिसाइड करके पहले से नहीं दे सकती। इसमें 2-3 बातें जो मुझे आपको बतानी है। एक तो ये कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, यानी जो वो जुड़वा बच्चे जिनकी हेरिडिटी 100% सेम है, उनका आईक्यू में जो कोरिलेशन होता है, जीन्स सेम है लेकिन आईक्यू का कोरिलेशन है कितना? 90% के आसपास। यानी ये बच्चा ए है और बच्चा बी है, अगर इनको एक घर में भी रखें हम तो 90% आईक्यू सेम होगा। अगर ये जुड़वा हैं, एक ही समय पैदा हुए हैं, एक ही जेंडर के, आइडेंटिकली जुड़वा हैं, हेरिडिटी 100% सेम है लगभग। तो यहां पे लेकिन आईक्यू में अंतर है, 90% सिमिलैरिटी होगी या कॉमन चीजें होंगी। अगर अलग अलग घर में चले गए तो 72% के करीब आईक्यू सिमिलर होगा।
ठीक है। वहीं फ्रेटर्नल जो है वो 50-50%। कोई भी अदर सिबलिंग, मतलब जैसे जो आपका भाई और बहन, अगर आप अलग अलग आपका जन्म हुआ है कुछ सालों के दरमियान, तब 50% चांस है कि आपकी हेरिडिटी सेम होती है, 50% के करीब। लेकिन अगर आप एक साथ पैदा हुए हैं तो उस केस में आईक्यू, अगर आइडेंटिकल ट्विन है तो आईक्यू आपका 72% तक, अलग अलग घर में भी पैदा हुए हैं, अलग अलग घर में भी बड़े हुए हैं, अडॉप्ट भी हो गए, तब भी 72% आईक्यू सेम रहेगा। लेकिन एनवायरमेंट का रोल होगा। एनीवे, इस पे आएंगे अभी, और उससे पहले 2-3 बातें और जान लो, ये डिटेल में समझेंगे। मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं जिसको आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। मोनो का मतलब है सिंगल, तो सिंगल एग और स्पर्म सेल से बने हैं ये, इसलिए मोनो बोल रहे हैं, मोनोजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक यानी ये फ्रेटर्नल ट्विंस हैं, दो अलग अलग जाइगोट से। जाइगोट जो स्पर्म और ओवा के मिलने से बनेगा या एग के मिलने से बनेगा। तो फ्रेटर्नल ट्विंस जो दो भाई बहन हो सकते हैं जिनकी हेरिडिटी जो है वो 50% के करीब सिमिलर होती है। यहाँ पे इनकी 100% है जो आइडेंटिकल है। आईक्यू इनका 90% के करीब सिमिलर है, ठीक है ना, उनका 50 के अराउंड ही रहता है। एनीवे, आएंगे तो आप ध्यान रखेंगे, मोनोजाइगोटिक यानी आइडेंटिकल ट्विंस, 100% जेनेटिक सिमिलरिटी, 100% जीन्स सेम होंगे, सेम सेक्स के होंगे, शक्लें भी सेम होंगी। डाइजाइगोटिक या फ्रेटर्नल ट्विंस भाई बहन हो सकते हैं और इनकी 50% जेनेटिक सिमिलरिटी होती है, यानी इनके जीन्स 50% सेम है, 50% अलग हैं, है ना। मे बी ऑफ सेम जेंडर और डिफरेंट हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है शक्लें मैच हो या हेरिडिटी 100% मैच हो, तभी इनको फ्रेटर्नल ट्विंस कह रहे हैं। एक चीज होती है फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी, फिनोटाइप और जीनोटाइप। जीनोटाइप जो आपके जेनेटिक मेकअप में कोडेड है, फिनोटाइप जो एनवायरमेंट में निकल करके आता है। इतना डिटेल में मत जाइए, इस फिनोटाइप को लेकर के जनरली नहीं पूछता है सीटेट में। जीनोटाइपिक सीलिंग आप ध्यान रख सकते हैं, ये जरूरी है। जीनोटाइपिक सीलिंग होती है कि जेनेटिक्स से आपकी आईक्यू को लेकर के एक लिमिट मिल गई है कि ये बेस है और ये हाईएस्ट लिमिट है, कि अब एनवायरमेंट का रोल है कि आप कहां तक पहुंचेंगे, कि आप 10th फ्लोर पे पहुंच पाएंगे या 5th पे रह जाएंगे, लेकिन पोटेंशियल मिल गया आपको हेरिडिटी से, यानी आईक्यू आपको मिल गया है, लेकिन एनवायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि कितना आप रियलाइज कर पा रहे हैं उसको। एनीवे, इसको ऐसे लिख लेना आप, ये 2-3 तरीके से पूछा जाता है कि हेरिडिटी provides raw material for intelligence और development। raw material यानी आपको कच्चा माल दे दिया है, बिल्डिंग कैसी बनेगी वो एनवायरमेंट पर निर्धारित होगा, है ना। तो रॉ मटेरियल या एक बेस प्रोवाइड कर देती है, या हम कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर डेवलपमेंट, और आईक्यू प्रोवाइड्स अ इंटेलिजेंस, आईक्यू भी कहना गलत होगा, इट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर डेवलपमेंट, यानी एक आधार प्रदान कर देती है हेरिडिटी, जिसमें आपकी जीनोटाइपिक लिमिट की जब हम बात कर रहे हैं यहां, ये जो जीनोटाइपिक सीलिंग है कि आप मैक्स यहां तक पहुंच सकते हैं, एनवायरमेंट नहीं मिला तो नहीं भी पहुंचेंगे। एनीवे, ये बाकी एग्जाम के लिए छोड़ दीजिए, आप सिंपल सी बात समझिए कि हेरिडिटी प्रोवाइड करती है क्या, एक तो रॉ मटेरियल कच्चा माल, इट प्रोवाइड डेवलपमेंट के लिए, इट प्रोवाइड्स अ बेस आधार दे देती है, और इससे एक स्टेटमेंट बनता है जो पूछ लिया जाता है कई बार, आपके समय में मुश्किल पेपर बनाना हुआ अगर सीटेट के लिए तो वहां भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट अलग से टॉपिक दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो अगर हम देखें जीनोटाइप फिनोटाइप जनरली नहीं पूछता है, वो भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं, बट पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सीटेट में तो नहीं पूछा जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप होता है जेनेटिक मेकअप, फिनोटाइप जो एनवायरमेंट में बाहर आ पाया है ना, कि आपका रंग हो सकता है जेनेटिकली आपके अंदर जीन्स हो थोड़े से डार्कर साइड, कलर की कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रही हूँ, बट आप इतनी ठंडी जगह रहते हैं बचपन से ही, तो वो शेड फिनोटाइप में एनवायरमेंट में बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट थोड़ा सा लाइट फिनोटाइप में आया हो, फिनोटाइप जो ऑब्जर्वेबली बाहर देख सकते हो आप, जेनेटिक मेकअप जो जीन्स में ही है। एनीवे, हेरिडिटी हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी डिसाइड्स हाउ फार वी कैन गो, हाउ फार वी कैन गो, कि हम कितनी दूर जा सकते हैं, ये आपकी हेरिडिटी निर्धारित करती है। कैन गो यानी संभावना कितनी दूर जाने की है, तो कितनी दूर जा सकते हैं ये आनुवांशिकता तय कर सकती है या करती है। ये लोअर लिमिट सेट कर दी और अपर लिमिट, कि ये हायर आईक्यू है और ये लोअर आईक्यू है, कि अगर बिल्कुल ही 25 आईक्यू मिला है तो भी हेरिडिटी ने निर्धारित कर दिया, और अपर लिमिट 140 है मान लीजिए, लेकिन आप 140 तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, उसका ठीक से यूटिलाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जो क्षमता आपको मिली है ये एनवायरमेंट निर्धारित करेगा। बीच में आप एनवायरमेंट के साथ खेलते रहते हैं,
तो हाउ फार वी कैन गो ये हेरिडिटी निर्धारित करती है, बट हाउ फार वी विल गो हेरिडिटी विल गो नहीं कर सकती। वी विल गो का मतलब हो गया पक्का पक्का पता है आप कितनी दूर जाएंगे, संभावना देती है हेरिडिटी, तो कैन गो लिखा आएगा जब भी हेरिडिटी की बात होगी। एनवायरमेंट कहेगा विल गो, हाउ फार यू विल गो, तो एनवायरमेंट जैसा मिला है, शिक्षा जैसी मिली है, खाना पीना जैसा मिला है, वो डिसाइड करेगा कि हाउ फार यू विल गो। इसलिए दो अलग अलग परिवारों में अडॉप्ट किए हुए बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता में या आईक्यू में डिफरेंस आ सकता है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट प्रभावित करता है जो आपका इंटेलिजेंस है या ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको।